तो गाइस जो भी म्यूजिक को आप कंज्यूम कर रहे होते हो उसके बनने के बीच और आप तक पहुंचने से पहले वो म्यूजिक एक ऐसे स्टेज से होके गुजरता है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, जिसको बोला जाता है मास्टरिंग। We're talking about mastering today. What mastering actually is. तो मास्टरिंग है क्या? तो जब भी एक गाने को बनाया जाता है तो 3-4 स्टेप से होके आप तक पहुंचता है। तो सबसे पहले है रिकॉर्डिंग, जिसमें उस गाने को रिकॉर्ड करा जाता है। अगला है प्रोडक्शन, जिसमें रियल इंस्ट्रूमेंट्स को, मल्टीपल गिटार, सितार, फ्लूट, इन सब को ऐड करा जाता है। और उसके बाद आती है मिक्सिंग, जिसके अंदर ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को इस तरह सेट करा जाता है कि वो आपस में अच्छे साउंड करें। और फिर आती है मास्टरिंग, जिसके अंदर आपके गाने को कंज्यूमर रेडी बनाया जाता है, ताकि उस गाने को अगर आप गाड़ी में कंज्यूम करो, लैपटॉप पे कंज्यूम करो, कहीं पर भी कंज्यूम करो, वो गाना अच्छा साउंड करना चाहिए। और इसी को बोला जाता है कि अब आपका गाना एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेडी है। तो गाइज मास्टरिंग क्योंकि एक फाइनल स्टेप है और एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, तो इसको समझने के लिए एक बार हम ये समझते हैं कि लोग म्यूजिक को पहले कैसे कंज्यूम करा करते थे। तो अगर हम टाइम में कुछ समय पीछे चले जाते हैं तो आपको याद होगा कि हम गानों को कैसेट्स में कंज्यूम करा करते थे। और मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे पास एक कैसेट प्लेयर हुआ करता था जिसमें मैं और मेरा भाई क्रिश मूवी के ट्रैक्स को सुना करते थे। तो उस समय में जो कंज्यूमर थे वो गाने को कैसेट के थ्रू कंज्यूम कर रहे थे। और क्योंकि मार्केट उस टाइम पे आपके गाने को वाइनल या एनालॉग टेप से कंज्यूम कर रही होती थी, तो इन गानों के मास्टरिंग के प्रोसेस भी उस समय में ऐसा ही था, जिसकी मदद से वो उस टेप पे बहुत अच्छा अपने गाने को साउंड करा सके। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एवोल्यूशन होता गया टेक्नोलॉजी में, और हमने कैसेट्स और वाइनल को यूज करना कम कर दिया। और उसके बाद गेम में आगे नए डिजिटल फॉर्मेट्स जैसे सीडीज और आईपॉड्स, जिसके अंदर हम एक छोटे से पॉकेट के अंदर ही बहुत सारे गाने को स्टोर करके कहीं पे भी ले जाके सुन सकते थे। आज के टाइम पे हम आईपॉड या सीडीज को भी काफी कम यूज करते हैं, क्योंकि आज के समय में हम यूज करते हैं इंटरनेट। हर किसी के फोन में स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, सावन या गाना की ऐप डली होती है। हर किसी के फोन में आज के टाइम पे जियो का 300-400 रुपए का रिचार्ज होता है, और वो कहीं पर भी बैठ के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उस गाने को कंज्यूम कर सकते हैं। और क्योंकि आज के टाइम पे जो म्यूजिक को कंज्यूम करा जा रहा है वो बहुत डिफरेंट है जैसे पहले करा जाता था, तो मास्टरिंग का तरीका और प्रोसेस भी बहुत चेंज हो चुका है, जो पहले करा जाता था और जो आज करा जाता है। तो आज के टाइम पे हम मोस्टली डिजिटल फाइल को यूज करते हैं अपने गाने को स्टोर करने के लिए, इसलिए जो मास्टरिंग होती है वो भी मोस्टली डिजिटली करी जाती है अपने गाने के ऊपर। और आज के टाइम पे मास्टरिंग का गोल रहता है कि वो अच्छे से ट्रांसलेट करे मल्टीपल डिवाइसेस में, और साथ ही साथ वो काफी लाउड हो जाए जितना एक जॉनरा डिमांड करता है। तो आज के टाइम पे मास्टरिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपने गाने को लाउड पुश करते हो एंड इतना लाउड लेके जाते हो कि वो खराब भी ना हो या डिस्टॉर्ट ना हो। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा गाना इतना ही लाउड हो जितना उस जॉनरा के अंदर बाकी सारे गाने लाउडनेस पे वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिप हॉप है सीधे मौत का, तो हमारा गाना भी सीधे मौत के हिप हॉप जितना ही लाउड हो। तो अगर हम एक पॉप गाने को क्रिएट करें तो एक पॉप गाने जितना ही लाउड हो, और अगर हम एक लो-फाई गाने को क्रिएट करें तो एक लो-फाई गाने जितना ही लाउड हो। तो अब बात आती है जब हम अपने डॉग के अंदर अपने म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद मास्टरिंग कर रहे हैं, तो मास्टरिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करा कैसे जाता है। तो फटाफट अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें मास्टरिंग के अंदर क्या क्या चीजें करनी है जिससे हमारा गाना काफी क्लियर, लाउड और प्रोफेशनल साउंड करे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एबल्टन आ चुका है। ये सेम ही प्रोसेस को आप जो भी रॉ यूज करते हो उसमें भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने जो ट्रैक को प्रोड्यूस करा था और मिक्स करा था उस प्रोजेक्ट में से हमने एक वेव फाइल हमारे सैंपल रेट पे एंड 32 बिट पे एक्सपोर्ट कर लिया और एक नए प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। तो एक बार सुनकर देखते हैं हमारे ट्रैक को। दुनिया है बस एक नंगा बाजार है जिसको नोच कर खुद मौत से। तो अब क्या करते हैं, सबसे लाउड पार्ट जो है हमारे गाने का उस पर आ जाते हैं। एक बार जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हो ये पार्ट काफी लाउड है हमारे गाने के अंदर। विजुअली दिख भी रहा है कि यहाँ पे इतना लाउड नहीं जितना यहाँ पे लाउड है। इस पे चलते हैं। सो मास्टरिंग के अंदर हमें बस क्या करना है, जो हमने सब्जी को क्रिएट करा है ना हमारे घर के अंदर, उसके ऊपर हल्का सा धनिया डालना है। तो हम बहुत ही ध्यान से चीजों को करेंगे क्योंकि फाइनल स्टेप है। तो मास्टरिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज हम डालने वाले हैं वो है एक EQ, और उस EQ के अंदर हम एक लो कट कर देंगे 20 हर्ट्ज के नीचे, क्योंकि हम 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं और 20 के नीचे जो भी साउंड है हमारे लिए यूजलेस है। तो हम लो कट करेंगे एंड हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो EQ है वो लीनियर फेज मोड में हो। और अगर आप लीनियर फेज मोड यूज नहीं करोगे तो आपके गाने के अंदर फेज रिस्पॉन्स को छेड़ देगा, जिससे हमारा गाना थोड़ा सा डिस्टॉर्ट या खराब भी हो सकता है। और अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं पता है और आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे बेसिला कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए हमारी वेबसाइट आ रही होगी basila.in, और वहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। एक बार सुनते हैं हमारे गाने को।
अब ये लो कट करना है या नहीं करना है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अगर आपके पास कोई ट्रैक आया जस्ट फॉर मास्टरिंग तो करना बेटर रहता है, नहीं तो आप हमेशा मेक श्योर करो मिक्सिंग के अंदर ही 20 हर्ट्ज के नीचे जो भी आपकी बेस है वो जान आ रही हो, और उसको चेक करने के लिए आप स्पैन को यूज कर सकते हो। ऐड करते हैं EQ से पहले सेटिंग्स, और आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि मेरे को 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी भी देखनी है। जो कि आप देख सकते हो इस गाने के अंदर खास 20 हर्ट्ज के नीचे ऐसा कोई बम्प क्रिएट नहीं हो रहा जैसे अभी इस इमेज में देख रहे हो ऐसे हो रहा होता, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस गाने को हमने ही प्रोड्यूस एंड मिक्स करा हुआ है, तो उन सब चीजों का हमने ध्यान ऑलरेडी मिक्सिंग में ही रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो तो आप फिर अगेन एक लो कट कर सकते हो और लीनियर फेज मोड पे सेट कर सकते हो, नहीं तो आप इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हो। और फिर हमने क्या करा, हमने जो भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज थी, मतलब आप अपने गाने को अपने हेडफोन्स और अपने मॉनिटरिंग स्पीकर्स पे थोड़ा लाउड कर सकते हो, और फिर नोटिस करो कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि चुभ रही है जब आप अपने गाने को काफी लाउड प्ले कर रहे हो। तो हमने आइडेंटिफाई करा कि ये दो फ्रीक्वेंसीज थी। ये दो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा रेजोनेट कर रही थी, और हम जब इस गाने को मास्टर कर रहे थे तो हमने पूरा गाना सुना और उसमें आइडेंटिफाई करा जब ये डिस्टॉर्शन वाला पार्ट आता है या फिर जो हुक वाला पार्ट आता है इसी के अंदर ये चीज हो रही है। तो हमने मास्टरिंग में ही एक हल्का सा बेल EQ लगा दिया जिससे वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम हो जाए। आप चाहो तो एक डायनामिक EQ भी यूज कर सकते हो, ये सिर्फ तभी कट हो जब ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है, बट हमारे ओवरऑल गाने में ही वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी पम्प्ड अप थी तो हमने मास्टरिंग में उसको हल्का सा रिड्यूस कर दिया। देन नेक्स्ट चीज आती है टोनल बैलेंस। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है आपका गाना तो बहुत अच्छा क्रिएट हो चुका है, हल्का सा बेस बूस्ट कर दें क्या, हल्की सी हाई फ्रीक्वेंसीज बूस्ट कर दें क्या, वोकल्स हल्के से दब रहे हैं, हल्के से मिड बूस्ट कर दें क्या, इसको बोलते हैं टोनल बैलेंस, जैसे हल्का सा कुछ ऐड करना। एंड अगेन जैसे मैंने आपको पहले मास्टरिंग में बताया, मास्टरिंग एक फाइनल स्टेप है, उसके अंदर हमें बहुत मिनिमम चीजें करनी होती है। कई मास्टरिंग इंजीनियर्स तो ये भी बोलते हैं कि वो लिटरली कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ एक लिमिटर लगा देते हैं। यहाँ पे हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस गाने को मिक्स और प्रोड्यूस करा और हमने ये सारी चीजों की स्पेस मास्टरिंग के लिए छोड़ी हुई थी, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टोनल बैलेंस के अंदर हमने बेसिकली क्या करा हुआ है, हल्का सा लो एंड बूस्ट करा हुआ है और हल्की सी हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा हुआ है। एक बार सुनकर देखते हैं। ऑफ कर दिया मैंने, ऑन कर दिया। सटल सी क्लैरिटी बढ़ गई और हल्का सा लो एंड का थंप बढ़ चुका है। अब बात करते हैं मल्टी बैंड कंप्रेसर की। तो आप देख सकते हो हमारा वेव फॉर्म आ रहा होगा अभी, जिसमें छोटी छोटी पीक्स है, जैसे यहाँ पे आपको एक पीक दिख रही है, यहाँ पे आपको पीक दिख रही है, यहाँ पे आपको पीक दिख रही है, छोटी छोटी पीक्स दिख रही है, जैसे यहाँ पे भी एक पीक है। तो इन पीक्स को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली मास्टरिंग इंजीनियर्स एक पीक कैचिंग कंप्रेसर को यूज करते हैं, बट अभी क्योंकि जब हम मास्टरिंग कर रहे हैं और हमारे पास एक ही फाइल है, तो हम क्या करेंगे, मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज करेंगे और उसको इस तरह सेट करेंगे कि हमारी पीक्स भी रिड्यूस हो जाए, और जब हाई फ्रीक्वेंसीज में मिड फ्रीक्वेंसीज में कोई पीक आए तो लो फ्रीक्वेंसीज पे कोई इफेक्ट ना आए। उसके लिए एक बार मैं मल्टी बैंड कंप्रेसर को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप राइट साइड देखोगे तो जो ग्राफ दिख रहा है वो -3 dB लिखा हुआ है यहाँ, और आप नोटिस करोगे कि जो ओवरऑल मल्टी बैंड कंप्रेशन हो भी रहा है वो बहुत सटल हो रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 dB का कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने अप्लाई कैसे करा हुआ है, हमने फैब फिल्टर के मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज करा हुआ है, और उसको चूज करने के बाद आप यहाँ पे प्रीसेट चूज कर सकते हो 3 बैंड, तो आपके टोटल 3 बैंड को क्रिएट कर देगा और यहाँ से सोलो करके आप सुन सकते हो। फिर आप कंप्रेशन को इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर दो एंड आपको यहाँ पे दिखेगा थ्रेशोल्ड, और यहाँ पे आपको लाइन या एम्पलीट्यूड दिख जाएगा। जैसी ये लाइन इसके ऊपर जाएगी वैसे यहाँ पे लो एंड पे कंप्रेशन अप्लाई होगा, मिड पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मिड पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा। एंड से मिड पे क्लिक करते हैं एंड अगेन आपको कितना कंप्रेशन करना है वहाँ पे रेंज भी डिसाइडेड है। अगर आप -6 सेट कर चुके हो यहाँ पे रेंज में तो -6 से ज़्यादा कंप्रेशन होगा ही नहीं। एंड अगेन अटैक और रिलीज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और उसके बाद हल्का सा हमने गेन दिया हुआ है। अभी गेन हमने क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि जब हम कंप्रेशन कर रहे थे तो हल्का सा हमारा लो एंड और मिड कम हो गया था, क्योंकि हम उन्हीं बैंड्स पे ज़्यादा कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं हमारा मेन मल्टी बैंड कंप्रेसर खोल लूँ, जो कि ये है जो ओरिजिनल अप्लाई करा हुआ था हमने, इसमें हल्का हल्का सा हमने गेन दे दिया है। हाईस पे नहीं दिया हुआ इतना ज़्यादा गेन, क्योंकि वहाँ ज़्यादा
कंप्रेशन हो भी नहीं रहा है। और ओवरऑल हमारे पूरे गाने के अंदर ना हम जो टेक्सचर लाना चाहते थे वो इतना क्लैरिटी का नहीं लाना चाहते थे जितना वो ग्रंची एक मिड हैवी टेक्सचर हमें चाहिए था। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप एज ए इंजीनियर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए वोकलिस्ट अपने गाने से किस टाइप का टेक्सचर चाहते हो, और उसको समझने के लिए आपको बहुत सारे गाने कंज्यूम करने पड़ते हैं, तभी आप इन सेटिंग्स को सेट कर पाओगे। और बहुत टाइम भी लगता है, एक्सपीरियंस से भी ये चीज समझ में आती है। तो अगर आपको ये मल्टीबैंड कंप्रेसर का कॉन्सेप्ट फिर भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर दो कि वी नीड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन मल्टीबैंड कंप्रेसर, एंड सून हम उसको भी क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद अप्लाई करें हमने एक इमेजर को, जो करता क्या, आपके एलिमेंट्स को वाइड करता है या फिर नैरो या मोनो कर देता है। तो हमने क्या करा है, पूरे गाने के अंदर जो हमारा लो एंड है ऑलमोस्ट 183 हर्ट्ज के नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है हमने उनको थोड़ा सा और ज्यादा मोनो कर दिया, सेंटर में ले आए विद द हेल्प ऑफ इमेजर। और जो हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज थी बहुत सटल सा वाइड करा है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसीज को और हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज को क्यों हमने वाइड करा है। जो हमारा लो एंड होता है ना, वो पहले से ही अगर आप एक स्पीकर भी रख दोगे तो भी ओमनी डायरेक्शनल परसीव होता है, मतलब आपको कभी समझ नहीं आता कि बेस आ कहाँ से रही है। इसी रीजन से जब आप किसी स्टूडियो में होते हो या फिर आप होम थिएटर सिस्टम लेते हो तो 2.1 होता है, लाइक एक ही सबवूफर लगा होता है, क्योंकि आप बेस वाले सबवूफर को कहीं कोने में भी डाल दोगे तब भी आपको बेस फील होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा सिर्फ लेफ्ट साइड से आ रही है, आपको ओमनी डायरेक्शनल फील होगी। बट हमारी मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज में हम हल्की सी विड्थ क्यों ऐड कर रहे हैं, आपका पॉइंट है, आप ऐड कर क्यों रहे हो। देखो कॉन्सेप्ट समझो, जो हमारे वोकल्स हैं वो सेंटर में है और गिटार थोड़े से वाइड हो रखे हैं, यहाँ पे मान लो गिटार्स। तो अगर मैं यहाँ से हल्की सी भी विड्थ को इंक्रीज करता हूँ तो जो मेरे सेंटर में प्रॉपर मैंने मोनो वोकल्स रखे हुए हैं वो वाइड नहीं होंगे, बट जो गिटार्स ऑलरेडी थोड़े से वाइड थे वो थोड़े और वाइड हो जाएंगे। जिससे हो क्या रहा है, जो बीच में वोकल्स हैं एंड जो लेफ्ट और राइट गिटार, इनके बीच में हल्का सा स्पेस क्रिएट हो रहा है। यही सेम स्पेस हम हाई फ्रीक्वेंसीज में भी हल्के से क्रिएट कर रहे हैं, जिससे थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाती है गाने के अंदर, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो विड्थ चाहिए था इस गाने के अंदर से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हमने इमेजर क्यों अप्लाई करा हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस आप ये सीखते भी हो कि आपको कितना अप्लाई करना है और कब रोक देना है उस चीज को। तो एक बार सुनकर देखते हैं विद इमेजर एंड विदाउट इमेजर कि कैसा साउंड कर रहा है। एक नंगा बाजार हर जिस्म को नोच कर खुद मौत से करेगा सौदा दुनिया। तो आप सुन सकते हो कि वोकल्स एंड गिटार काफी क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इनके बीच में हमने सेपरेशन ऐड कर दी है इस प्लगइन को यूज करके। तो अब बात करते हैं हमारे मेन ब्रह्मास्त्र प्लगइन की, जिसके बगैर मास्टरिंग इनकम्प्लीट है। तो उसका नाम है लिमिटर, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं फैब फिल्टर का लिमिटर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लिमिटर को लोड कर लेंगे तो हम ऐसे गेन देंगे। तो अब लिमिटर बेसिकली करता क्या है, ये आपकी साउंड को लाउड लेके जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर लाउड नहीं लेके जाने देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम हमारे मास्टर को देखें तो इसको मैं बंद कर दूं लिमिटर को, तो आप देख रहे हो जो पीक लेवल्स हैं हमारे ऑडियो के वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो एक जगह स्टिक नहीं है। बट एक बार मैं क्या करता हूँ, L2 से हल्की सी गेन देते हैं यहाँ पे, अब आप नोटिस कर रहे थे कि वो जीरो के ऊपर हल्का सा भी जा नहीं रहा था। तो बेसिकली लिमिटर का यहाँ पे क्या काम है कि आपके गाने को इतना पुश करना कि वो डिस्टॉर्ट ना हो। तो लिमिटर को यूज करने के लिए हम सबसे पहले हर एक लिमिटर में आपको कोई ना कोई गेन नॉब या थ्रेशोल्ड की नॉब होगी, जिसको आप जैसे ही मूव करोगे वॉल्यूम कम या वॉल्यूम बढ़ेगी। तो एक बार यहाँ से ऑल्टर करते हैं इसको। बहुत लोगों को डाउट क्या रहता है कि ये गेन दें तो दे कितना हमारे लिमिटर के अंदर। तो इस चीज को समझने के लिए एक बार बाहर चलते हैं और एक मस्त एग्जांपल से समझते हैं कि लिमिटर कैसे काम करता है और इसमें हमें कितना गेन देना चाहिए। तो गाइस मास्टरिंग के अंदर लिमिटर को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप EQ, कंप्रेशर, इमेजिंग, मल्टीबैंड नहीं भी करो, लिमिटिंग को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था कि हम गेन दे रहे थे साउंड के अंदर। तो अब हमें गाने में कितना गेन देना चाहिए और कितना गेन नहीं देना चाहिए उसको समझने के लिए हम ये यूज करते हैं, हमारा बैलून। तो फटाफट हम बैलून ले लेते हैं और इसमें हवा ब्लो करते हैं। तो जो हवा हम ब्लो कर रहे हैं ये हमारा गेन है। तो मान लो आपका ये ट्रैक था जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखा है, जो ऑलरेडी मिक्स हो रखा है, बट अभी जैसे बैलून में काफी स्पेस है, अभी इसमें पोटेंशियल है और ज्यादा बड़ा होने का। वैसे आपके गाने में भी अभी स्पेस है और ज्यादा लाउड जाने का। तो ठीक है, मास्टरिंग के अंदर लिमिटिंग का स्टेज आगे, इसको और गेन देते हैं। डर लग रहा है फट गया तो कान फट जाएंगे।
तो अब आप देख सकते हो ऑलरेडी इस गाने की मास्टरिंग हो चुकी है और ये फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है। लाइक इसको एक ट्रैक की तरह समझो कि ऑलरेडी ये पूरा ब्लो हो चुका है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि बैलून पूरा फूल चुका है और अभी भी मैं अगर इसमें और ज्यादा हवा डालता रहूंगा तो ये फट जाएगा इवेंचुअली। अब तो गाइस लिटरली अगर मैं और हवा दूंगा फट जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट आपके गाने पे भी अप्लाई होता है। अगर ज्यादा गेन डाल दोगे तो बहुत हाई चांस है कि आपका गाना भी इस तरह फट जाए। तो गाइस ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसमें गेन बहुत कम देंगे तो गाना हमारा फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, बट अगर हम बहुत ज्यादा गेन दे देंगे तो हमारे गाने की डिस्टॉर्शन या फटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे आप देख रहे थे बैलून जैसे जैसे फूल रहा था उसकी क्वालिटी वो स्ट्रेच हो रहा था, उसका कलर भी डिग्रेड कर रहा था। वैसे ही अगर हम लिमिटर को बहुत ज्यादा खींचते हैं तो उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। इसलिए हमें एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है, जैसे हम बैलून में कर रहे थे। बहुत ज्यादा कम भी ना फुलाएं, उसके पोटेंशियल को मैच करें, एंड बहुत ज्यादा भी ना करें जिससे वो फट जाए। तो एक बार यहाँ पे करके देखते हैं गेन। करेगा सौदा तू यहाँ क्या खरीदेगा तू क्या बेचेगा ऑलमोस्ट हमारे गाने में 8 dB का गेन काफी सही जा रहा है। और गाइस अगर आप इन डेप्थ तरीके से समझना चाहते हो कि एडवांस टूल ये सब कैसे काम करते हैं तो इसके लिए हमारी वेबसाइट आ रही होगी, ये आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आप L2 को बिना एडवांस ऑप्शन खोले ही सिर्फ गेन को सेट करके भी यूज कर सकते हो। आपको एक काफी अच्छी और एक डिसेंट प्रोफेशनल साउंड अचीव हो जाएगी। तो गाइस वी होप आपको वीडियो में मजा आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली मास्टरिंग में करना क्या है। कुछ भी ओवर नहीं करना, बहुत सटल सी चीजें ही करनी होती है जिससे आपकी साउंड थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट 80-20 रूल। मेन काम तो आपका म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग में होता है। मास्टरिंग इज ऑल अबाउट चेरी ऑन द केक। तो गाइस नीचे आ रहा होगा लाइक बटन, उसको ठोक दो। नीचे होगा कमेंट सेक्शन, उसको भी भर दो। साथ ही साथ ये जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है इसको ठोक दो। एंड अगर आपके किसी भी फ्रेंड को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है या फिर आप खुद सीखना चाहते हो तो भी शेयर करो, किसी और को सीखनी है तो भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।